बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजय एडू व्लॉग्स पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है संविधान के सभी महत्वपूर्ण संशोधन फर्स्ट से लेके 106 तक। ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस के लिए है। हमारा मेन लक्ष्य रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, स्मार्ट ट्रिक्स और पीवाईक्यू पैटर्न्स को समझना। बिल्कुल। और स्लाइड 1 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है जिसे मैं यहाँ जोर देकर पढ़ना चाहूँगा। इस एक क्लास के बाद अमेंडमेंट से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो स्लाइड 2 का अगर हम संदर्भ लें तो 1950 का भारत और 2024 का भारत बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारा जो संविधान है वो पत्थर की लकीर नहीं है। एकदम सही कहा। तो सबसे पहले हम अमेंडमेंट की परिभाषा को समझ लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है संविधान में कोई नया नियम जोड़ना, पुराना हटाना या उसमें सुधार करना। और यहीं पे एक बहुत जरूरी एग्जाम टिप है। जी, वो टिप क्या है? टिप ये है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे ना तो बहुत कठोर यानी रिजिड बनाया है और ना ही बहुत लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाया है। देखो, ये इन दोनों का एक बेहतरीन मिश्रण या ब्लेंड है। हाँ, ये मिश्रण वाली बात तो ठीक है, लेकिन स्लाइड 3 के आधार पर एक सवाल आता है कि संशोधन की ये जो शक्ति है, पावर है, ये आखिर आती कहाँ से है और ये किसके पास है? ये शक्ति हमें मिलती है आर्टिकल 368 से, जो संविधान के भाग 20 में है। और इसका जो स्रोत है वो साउथ अफ्रीका का संविधान है। और सबसे अहम बात, ये शक्ति केवल संसद या पार्लियामेंट के पास है। मतलब राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर इसकी शुरुआत नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, वो इसकी शुरुआत कर ही नहीं सकते। अच्छा, और स्लाइड 3 पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, मैं उसे पढ़ देता हूं। संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार नहीं है और ये 24वें संशोधन 1971 द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था। तो अब स्लाइड 4 के हिसाब से ये बताइए कि संशोधन के प्रकार कितने होते हैं? तो देखो, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी। इसमें उपस्थित सदस्यों का 50% +1 चाहिए होता है। अच्छा, जैसे अगर नए राज्यों का निर्माण करना हो तो वो इसी से होगा? हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक नोट करने वाली बात है कि ये जो पहला प्रकार है, ये आर्टिकल 368 का हिस्सा नहीं माना जाता है। ओह, ये काफी जरूरी पॉइंट है। और दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा है विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें कुल सदस्यों का 50% और उपस्थित सदस्यों का 2/3 चाहिए होता है। जैसे अगर आपको फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी में कोई बदलाव करना हो। समझ गया। और तीसरा प्रकार? तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की मंजूरी। इसमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए होती है। जैसे अगर जीएसटी लागू करना हो या राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव करना हो। तो यहाँ मैं एक एग्जाम टिप जोड़ देता हूँ। संघीय ढांचे या फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े किसी भी बदलाव के लिए ये थर्ड टाइप का इस्तेमाल होता है ना? जी बिल्कुल। तो अब स्लाइड 5 पर आते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या संसद सब कुछ बदल सकती है? मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आखिर क्या चीज है? इसके लिए हमें एक लैंडमार्क केस को समझना होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में हुआ था। ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच थी। ओह, 13 जजों की बेंच? हाँ, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब जैसे धर्मनिरपेक्षता हो गया, लोकतंत्र हो गया, संघवाद या न्यायिक समीक्षा, इन सबको संसद नहीं बदल सकती? एकदम सही, आप इनको नहीं छू सकते। और यहीं पर एक पीवाईक्यू अलर्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसी केशवानंद भारती केस से आया था। तो अब स्लाइड 6 पर चलते हैं और पहले और 7वें संशोधन की बात करते हैं। पहला संशोधन तो 1951 में ही हो गया था। हाँ, इसका मुख्य कारण था भूमि सुधार को कोर्ट के हस्तक्षेप से बचाना। और इसके तहत जो बड़े बदलाव हुए उनमें 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल जोड़ा गया और आर्टिकल 31A तथा 31B जोड़े गए। और एक तथ्य ये भी है कि भाषण की स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 19 पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए थे। बिल्कुल सही। इसके बाद 7वां संशोधन 1956 में आया। इसका कारण भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था।
तो इसमें क्या बदलाव हुए? इसमें क्लास ए, बी, सी और डी राज्यों की जो पुरानी व्यवस्था थी उसे खत्म कर दिया गया और 14 नए राज्य तथा 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। और एक फैक्ट ये भी है कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ये भी इसी में तय हुआ। अच्छा, ये काफी जानकारी भरा था। अब स्लाइड 7 के अनुसार 10वें, 12वें और 18वें संशोधन का जो मैप है, जरा वो समझा दें। तो देखो, 10वां संशोधन 1961 में हुआ, जिससे दादरा और नगर हवेली यूनियन टेरिटरी बने। फिर 12वां संशोधन 1962 में हुआ। हाँ, जिससे गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों से आज़ाद होकर यूनियन टेरिटरी बने। और यहाँ एक PYQ अलर्ट देना चाहूँगा, गोवा 12वें अमेंडमेंट द्वारा भारत में शामिल हुआ था। एकदम सही। और फिर 18वां संशोधन 1966 में हुआ। इसमें पंजाब का पुनर्गठन किया गया, जिससे पंजाबी भाषी पंजाब और हिंदी भाषी हरियाणा बने। अब स्लाइड 8 से सिक्किम स्टोरी पर आते हैं। ये जो 35वें और 36वें संशोधन के बीच का कंफ्यूजन है, इसे थोड़ा दूर करें। चोग्याल वंश की क्या पृष्ठभूमि थी? हाँ, तो शुरुआत में वहाँ चोग्याल वंश का शासन था। फिर 35वें संशोधन 1974 के जरिए सिक्किम को भारत का एक सहराज्य या एसोसिएट स्टेट बनाया गया। और इसके लिए आर्टिकल 2A और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, है ना? बिल्कुल। लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं चली। 36वें संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य यानी भारत का 22वां फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया। और जैसे ही ये हुआ, वो आर्टिकल 2A और 10वीं अनुसूची हटा दी गई। तो यहाँ अब कंफ्यूजिंग पॉइंट अलर्ट मैं दोहरा देता हूँ। 36वें अमेंडमेंट में सिक्किम पूरी तरह से भारत का हिस्सा हुआ था। चलिए अब स्लाइड 9 से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। 42वां संशोधन 1976, जो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल में लाया गया था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके 4 बड़े बदलाव मैं गिनाती हूँ। पहला, प्रियम्बल या प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। जी। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गईं। पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में 10 ड्यूटीज शामिल की गईं और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। और तीसरा, बैलेंस ऑफ पावर से जुड़ा था। हाँ, तीसरा बदलाव ये था कि DPSP को फंडामेंटल राइट्स पर प्राथमिकता दी गई। और चौथा बदलाव जुडिशरी से जुड़ा था, जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां कम कर दी गई थीं। ये तो बहुत बड़े बदलाव थे। तो फिर स्लाइड 10 के अनुसार 44वां संशोधन 1978 एक कोर्स करेक्शन कैसे साबित हुआ? जनता पार्टी और मोरारजी देसाई की सरकार ने उन गलतियों को सुधारा। उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट बना दिया। और इमरजेंसी रूल में भी कुछ बदलाव हुए थे? बिल्कुल। इमरजेंसी रूल में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था, उसे हटाकर आर्म्ड रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और मीडिया तथा लाइफ प्रोटेक्शन के लिए ये तय किया गया कि आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल में भी सस्पेंड नहीं होंगे। तो यहाँ एग्जाम टिप यह है कि 42वां अमेंडमेंट शक्तियों का केंद्रीकरण था और 44वां अमेंडमेंट लोकतंत्र की वापसी था। अब स्लाइड 11 पर आते हैं। चुनाव और लोकतंत्र से जुड़े 52वें और 61वें संशोधन के बारे में बताइए। 52वां संशोधन 1985 में आया। ये असल में दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ था। वो जो आयाराम गयाराम वाली राजनीति थी, उसे रोकने के लिए, है ना? हाँ, उसी को रोकने के लिए। और इसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद 61वां संशोधन 1989 में आया, राजीव गांधी सरकार के समय। इसमें तो मतदान की उम्र घटाई गई थी। जी बिल्कुल। आर्टिकल 366 बदलकर मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और यहाँ PYQ अलर्ट पढ़ देता हूँ। मतदान आयु 21 से 18 करना SSC और UPSC का फेवरेट क्वेश्चन है। अब स्लाइड 12 से SC/ST कमीशन और दिल्ली के बारे में बताएं। देखो, 65वें संशोधन 1990 के तहत SC और ST के लिए एक संयुक्त नेशनल कमीशन बनाया गया था। लेकिन 89वें संशोधन 2003 में इन दोनों कमीशन को अलग अलग कर दिया गया। मतलब आर्टिकल 338 SC के लिए और आर्टिकल 338A ST के लिए। एकदम सही। इसके अलावा 69वें संशोधन 1991 से दिल्ली को NCT का दर्जा मिला और 70 सदस्यों की विधानसभा बनी। और 70वें संशोधन
1992 से दिल्ली और पुडुचेरी के विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव यानी इलेक्टोरल कॉलेज में वोट देने का अधिकार मिल गया। अब स्लाइड 13 से ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। 73वां और 74वां संशोधन जो 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय आया। आहा, 73वां संशोधन रूरल एरियाज के लिए था। इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके जरिए पार्ट 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषय रखे गए। और 74वां संशोधन अर्बन एरियाज के लिए था। इसमें नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा मिला और पार्ट 9A तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 18 विषयों के साथ। बिल्कुल। तो स्लाइड 14 से भाषा संशोधनों यानी 8वीं अनुसूची के लिए वो अल्टीमेट ट्रिक जरा समझाएं। पहले 14 भाषाएं थीं, अब 22 है। इसके लिए एक मैथ्स मैजिक ट्रिक है, वो है 21 + 71 = 92। अच्छा, तो ये कैसे काम करती है? देखो, सबसे पहले 21वां संशोधन 1967 में हुआ, जिससे सिंधी 15वीं भाषा बनी। फिर 71वां संशोधन 1992 में हुआ। इसकी ट्रिक है नमक। N से नेपाली, M से मणिपुरी और K से कोंकणी। और फिर जब दोनों को जोड़ते हैं तो 92 आता है। यानी 92वां संशोधन 2003 में हुआ। जी, और इसकी ट्रिक है BDMS। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। तो इस तरह ये 22 भाषाएं पूरी हो गईं। क्या बात है, ये ट्रिक तो बहुत अच्छी है। अब स्लाइड 15 के आधार पर सीटों के फ्रीज होने यानी 84वें संशोधन और शिक्षा के अधिकार यानी 86वें संशोधन पर बात करते हैं। 84वां संशोधन 2001 में आया था। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटें 2026 तक फ्रीज कर दी गईं और इसका मुख्य कारण जनसंख्या नियंत्रण था। और 86वां संशोधन 2002 के बारे में क्या है? इसने तो शिक्षा को ही फंडामेंटल राइट बना दिया, आर्टिकल 21A जोड़कर। इससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू हो गई। साथ ही 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई आर्टिकल 51A के में, जो माता पिता का कर्तव्य है। और डीपीएसपी में भी कुछ बदला था? हाँ, डीपीएसपी के आर्टिकल 45 की भाषा बदली गई, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल की बात की गई है। अब स्लाइड 16 से जंबो कैबिनेट यानी 91वें संशोधन और कोऑपरेटिव यानी 97वें संशोधन के नियम बताएं। 91वां संशोधन 2003 में आया। इसने 15% का रूल लागू किया, मतलब कैबिनेट का आकार कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, और दिल्ली के मामले में ये 10% है। इससे जंबो कैबिनेट पर रोक लग गई। और 97वां संशोधन वो 2011 में आया। इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। इसमें आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 43B जो डीपीएसपी है और पार्ट 9B जोड़े गए। तो यहाँ मैं एग्जाम टिप पढ़ देता हूँ। अगर क्वेश्चन में कहीं भी सहकारी समिति दिखे तो सीधे 97वां अमेंडमेंट टिक कर दें। अब स्लाइड 17 से 99वें और 100वें संशोधन की बात करते हैं। 99वां तो स्ट्रक डाउन हो गया था। हाँ, 2014 में 99वें संशोधन से NJAC बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह रद्द कर दिया क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन था। और 100वां संशोधन 2015 में बॉर्डर्स के लिए था। जी, वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच। इसमें भारत ने 111 एनक्लेव्स दिए और 51 प्राप्त किए, जिससे फर्स्ट शेड्यूल में बदलाव हुआ। स्लाइड 18 से 101वें और 102वें संशोधन के बारे में बताएं। 101वां संशोधन 2016 में जीएसटी के लिए आया, वन नेशन वन टैक्स। इसमें आर्टिकल 246A और जीएसटी काउंसिल के लिए 279A जोड़े गए। और 102वां संशोधन 2018 में 102वें संशोधन से एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला और आर्टिकल 338B तथा 342A जोड़े गए। तो यहाँ कनेक्शन ग्राफिक दोहरा लेते हैं। 338 SC के लिए है, 338A ST के लिए है और 338B OBC के लिए है। अब स्लाइड 19 से कोटा अमेंडमेंट्स 103 और 104 के बारे में बताएं। 103वां संशोधन 2019 में हुआ। इसके तहत EWS के लिए 10% आरक्षण दिया गया और आर्टिकल 15(6) तथा 16(6) जोड़े गए। और 104वां संशोधन 2020 में गया, लेकिन साथ ही एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन को खत्म कर दिया गया। हाँ,
और यहाँ PYQ अलर्ट है कि एंग्लो इंडियन वाला प्रश्न एग्जाम का नया फेवरेट है। अब स्लाइड 20 से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं 105 और 106 उस पर आते हैं। 105वां संशोधन 2021 में आया। इससे राज्यों को अपनी स्टेट ओबीसी लिस्ट बनाने की शक्ति वापस दे दी गई। और 106वां संशोधन जो 2023 में आया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बिल्कुल, इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है, जो लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में लागू होगा। लेकिन यहाँ एक नोट है कि ये परिसीमन या डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा और 15 साल तक चलेगा। सही कहा। चलिए अब क्लास को समेटते हुए स्लाइड 21 की ओर ध्यान दिलाता हूँ। यहाँ अल्टीमेट रिवीजन और PYQ पैटर्न्स दिए हैं। इसमें एक मिस्टेक अलर्ट है बिल वर्सेस एक्ट का। ये क्या है? ये बहुत सिंपल है। जो संसद में पेश होता है वो बिल होता है, और जब वो पास हो जाता है तो एक्ट बनता है। उदाहरण के लिए जो 106वां अमेंडमेंट एक्ट है वो असल में पेश होते वक्त 128वां बिल था। समझ गया। अब जल्दी से शेड्यूल स्ट्रिक का रिवीजन करा दें। 9th शेड्यूल फर्स्ट CAA से जुड़ा है जी, और 10th शेड्यूल 52वें CAA से जुड़ा है, 11th शेड्यूल 73वें CAA से और 12th शेड्यूल 74वें CAA से। तो आप सभी छात्र एग्जाम दिन के लिए स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ऑल द बेस्ट।